हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ नॉट पॉइज़न। कनेक्ट बात लेके आई हूँ। शुरू करने से पहले गाइस, अगर मेरे गला थोड़ा सा एकदम बेसुरी लगे तो यार इसे इग्नोर करना। पता नहीं क्यों यार अचानक मतलब मेरे गले पर ना बहुत ज़्यादा पेन हो गया था एंड जिस वजह से मैं मतलब ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। कल अगर आप लोग स्टोरी को सुने होंगे तो मैं बीच-बीच में बहुत बार रुकी थी। मतलब कट कर करके मैंने रिकॉर्डिंग किया है। रीज़न ये है कि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था। बेसिकली मैं जब भी रिकॉर्डिंग करती हूँ ना तो मैं एकदम कंटिन्यूअसली रिकॉर्डिंग करते रहती हूँ। मैं एकदम ही रुकती नहीं हूँ बीच में। लेकिन अभी ना मतलब बीच-बीच में मुझे रुक कर ही बात करना पड़ेगा क्योंकि गला में पेन है। डॉक्टर ने सीधा मना किया है कि कंटिन्यूअसली बात नहीं कर सकता हूँ। तो अगर मतलब कुछ क्लिप में अगर ऐसा लगे कि बीच में मैं रुक रही हूँ तो प्लीज़ इसे इग्नोर करना। ओके, तो चलिए बहुत बकवास कर लिया है, अब स्टोरी पर आते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि मैडम लैंड ने अपना पहला चाल चल चुका था और उन्होंने वहीं पर एक ओमेगा लड़की को बुलाया है जिसका नाम याओशी था। मो याओशी एक क्लैन की राजकुमारी थी। वो मो क्लैन की राजकुमारी है। मो याओशी बचपन से ही लैंड क्लैन आया करती थी क्योंकि मो क्लैन से लैंड क्लैन की बहुत अच्छी दोस्ती थी। मो याओशी के फादर और लैंड चिंगन जिम के मतलब लैंड चिंगन जिम वो दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे बचपन से ही। इस वजह से मो क्लैन की राजकुमारी हमेशा ही लैंड क्लैन आया करती थी। वांगजी जब 7 साल का था तब जाके मो याओशी के साथ उसकी पहली मुलाकात हुआ था। मो याओशी तब बहुत छोटी थी, हालांकि उतना नहीं। मो याओशी तभी 5 साल की थी एंड तब वांगजी 8 साल का था। ऑफ कोर्स वांगजी स्ट्रिक्टनेस से भरा हुआ था अपनी माँ के समय पर, मतलब माँ के साथ रहते रहते तो वो ना एकदम मतलब चुपचाप रहने वाला, एकदम शांत रहने वाला इंसान था। लेकिन मो याओशी एकदम बहुत ही ज़्यादा ही मतलब नॉटी, बहुत ज़्यादा ही मतलब उछल कूद करने वाली इंसान थी क्योंकि मो क्लैन के सभी लोग ना बहुत ज़्यादा ही हंस हंस के बात करते हैं, हंस हंस के सबके साथ घुल मिल जाते हैं। तो मो याओशी भी वैसी ही एक लड़की थी जहाँ पे वो खिलखिला के हंसती थी और सबको हंसाती थी। जहाँ पे कभी कभी मो याओशी लैंड क्लैन आकर भी रहती थी। लैंड क्लैन जब वो आती थी ना तब वो लंजा के साथ बात करने की बहुत कोशिश करती थी। हालांकि लंजा उसे मतलब अवॉइड करके चलना ही पसंद करता था क्योंकि ऑफकोर्स वो एक इंट्रोवर्ट पर्सन था, तो मतलब आसानी से वो बात नहीं करती था। अगर कोई इसे सवाल करे, जैसे कि पोलाइटली कोई अगर उसे सवाल करे तो वो जवाब ज़रूर देता है, लेकिन इससे ज़्यादा वो मतलब एक्स्ट्रा टॉकिंग वो नहीं कर पाता है। ये उसके नेचर में था, इसलिए ज़्यादा लोग उसे फोर्स भी नहीं करते थे मतलब बात करने से या फिर कुछ एक्स्ट्रा बात करने के एंड इन सब में ज़्यादा लोग उसके साथ आते ही नहीं थे बात करने के लिए। इससे वांगजी भी ग्लैड था क्योंकि वांगजी भी बात नहीं कर पाता है, सबके साथ इंटरेक्ट करना उसे अच्छा नहीं लगता या फिर कह सकते उसे आता ही नहीं था। जहाँ पे मो याओशी बहुत ही खिलखिलाने वाली और बहुत ही पेशेंट, मतलब पेशेंट होता है ना, अपने अंदर एकदम पेशेंट लेवल रख कर बात करने की उसकी वो थी। ठीक है, 5 साल का ज़रूर था वो, लेकिन तब उसके दिमाग में समझदारी भी थी। उसका फादर जो मो इशुआन है वो अपनी प्रिंसेस यानी कि अपने डॉटर को हमेशा ही पेशेंट सिखाती थी, हर लैंग्वेज मतलब होता है ना पढ़ाई करवाना बचपन से लेकर। तो जैसे वांगजी भी बचपन से ही अपनी माँ से मतलब पढ़ कर बड़ा हो रहा था, ठीक वैसे ही मो याओशी भी अपने फादर से सब कुछ सीखती आती थी। भले ही वो ओमेगा आती लेकिन उसकी नॉलेज बहुत अच्छी थी। तो तब वो 5 साल का रहकर भी ना बहुत ज़्यादा नॉटी और बहुत ज़्यादा समझदार टाइप का था। तो हमेशा ही वो वांगजी के साथ बात करने की कोशिश करता था। वांगजी जो पहले तो एकदम अनकंफर्टेबल होता था, लेकिन जब याओशी कंटिन्यूअसली लैंड क्लैन आया करती थी तब वांगजी धीरे धीरे उसके साथ बात करने में कंफर्टेबल हो गया। ऑफकोर्स वो भी बच्चा था एंड दोनों ही बच्चे थे, तो बात करना होता है ना थोड़ा बहुत दोस्ती हो जाना, ठीक वैसे ही वांगजी और याओशी में ठीक वैसे ही दोस्ती हुआ करता था। वांगजी हमेशा एकदम मतलब सबसे जैसे दूर रहता था ना, मतलब अपनी माँ के पीछे एकदम छुपे रहना जैसा, ठीक वैसे याओशी ना उसे ना सबसे मतलब मिलाने की कोशिश करता था, सबके साथ बात करवाने की कोशिश करता था। हाँ, कई हद तक वो फेल भी हो जाता था क्योंकि वांगजी बात ही नहीं करता था, एकदम चुप रहता था। लेकिन याओशी हार के भी नहीं मानी थी। याओशी हमेशा ही उसे लेकर इधर उधर घूमने जाया करती थी, उसे ये सब कुछ दिखाया करती थी। लैंड क्लैन में मतलब वांगजी लैंड क्लैन में घूमता था, मतलब काम के अलावा बिल्कुल नहीं घूमता था। जब भी उसका काम होता था तभी वो इधर घूमता था, या फिर उसका जो भाई है बड़ा भाई वही उसे लिया जाता था। लेकिन जब याओशी आया था, याओशी वांगजी को हमेशा अपने साथ रखा करती थी और इधर उधर घुमाती थी, उससे कंटिन्यूसली बात करती थी और उससे पूछा करती थी कि वो कैसा है, उसका क्या फेवरेट है। वांगजी जब उसके साथ कंफर्टेबल हो गया तो वांगजी भी उसके साथ बात करता था और उसे बोलता था कि वो क्या पसंद करता है, उसे क्या अच्छा लगता है। कभी कभी जो याओशी था ना, याओशी वांगजी की मतलब पसंद की चीज़ों की ना लाता था। जैसे कि वांगजी को पसंद था रैबिट्स, रैबिट्स उसे पसंद था, लेकिन लैंड क्लैन में रैबिट्स लाना बिल्कुल अलाउड नहीं था और उसकी माँ यानी कि वांगजी की माँ कभी भी उसे अलाउ नहीं करती थी इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन याओशी ने उसे एक बार रैबिट दिखाया था। हालांकि वो रैबिट गिफ्ट नहीं कर पाया क्योंकि वो तब छोटा था, वो गिफ्ट कैसे करेगा, उसके पास मतलब पैसे नहीं थे। ऑफकोर्स वो प्रिंसेस था लेकिन तब वो छोटा था तो उसे कौन ही पैसा भी देता, और अगर उसके फादर से वो कहता तो ऑफकोर्स उसे देता, लेकिन वो खुद देना चाहता था अपने पैसे से। बच्चा था तब वो सोचा करता था कि अगर खुद के पैसे से दोगे तो अच्छा होगा। यही सोचकर वो सोचा था कि एक बार जब वो बड़ा हो जाएगा तब उसे ज़रूर वो खुद के पैसों से देगा। उसके माइंड में ये था, जहाँ पे सिर्फ वो दूर से ही वांगजी को वो सब रैबिट्स को दिखाया करता था और दूर से ही रैबिट्स को देखकर वांगजी खुश हुआ करता था। ऐसे ही याओशी और उसकी जो मतलब था ना, मतलब बातें दोस्ती वाली जो होती है ना, बातें हुआ करता था। ठीक है, ऐसे ही ना मतलब कुछ महीने या फिर कह सकते हो कि कुछ साल गुजर गए थे। ठीक है, कुछ साल मतलब 1 या 2 साल। ठीक है, तब जो याओशी था, याओशी मतलब धीरे धीरे आना बंद कर चुका था। पहले तो वो कंटिन्यूसली आता था तब जब छोटा था, लेकिन धीरे धीरे उसका आना बंद हो गया था क्योंकि जो मो याओशी का जो फादर था उसने अपनी बेटी की जो पढ़ाई थी उसे कंप्लीट करवाने के लिए दूसरे जगह भेज दिया था। मतलब एशियन टाइम पे ना कुछ ऐसी जगह होता है जहाँ पे शिक्षा लिया जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे याओशी को भी मो स्ट्रेट से लेकर डायरेक्ट उसे पढ़ाई करने के लिए बाहर भेज दिया गया, क्योंकि मो याओशी के जो फादर थे वो चाहते थे कि उनकी बेटर मतलब उनकी जो डॉटर है, ठीक है, वो बहुत अच्छा नॉलेज ले, हर मतलब कल्टिवेशन वर्ल्ड के बारे में हर चीज़ों का नॉलेज वो ले, इसीलिए वो उसे बाहर भेज दिया था। उसके बाद याओशी लैंड क्लैन आ नहीं पाई, वहाँ पे उसकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पे वांग जी दोबारा अकेला पड़ गया था। वांग जी दोबारा अपनी जो होता है ना रूटीन पर वो आ गया था। ऐसे ही कई साल बीत गए थे। याओशी अपनी पढ़ाई पर बिजी हो गई थी और वांग जी भी अपनी पढ़ाई और अपनी ड्यूटीज़ पर बिजी हो गया था। धीरे धीरे उनका कांटेक्ट एकदम ही मतलब बंद हो चुका था। वांग जी भी याओशी को कहीं ना कहीं भूलने लग गया था और अपने लाइफ को ना मतलब कंटिन्यू करने लग गया था। धीरे धीरे उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई एंड वो याओशी को एकदम ही अपने माइंड से एकदम हटा चुका था। लेकिन अचानक अभी मतलब उसे देखकर वांग जी एकदम शॉक हो गया था। हाँ, वांग जी याओशी को देखकर पहचान गया था, क्योंकि याओशी का एक पोर्ट्रेट वांग जी ने देखा था। वो पोर्ट्रेट मो स्ट्रेट में जब वो गया था किसी काम की वजह से, उस टाइम को उसने वो पोर्ट्रेट दिखा था और उसे देखने के बाद वांग जी ने तब रिएक्ट नहीं किया था। बस ये देखकर उसे बचपन की थोड़ी बहुत बातें याद आ गई थी, जहाँ पे उसने मतलब मो याओशी से मिला था। खैर उसने उस पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था, उसके माइंड से भी हट गया था। लेकिन अचानक अब याओशी को अपने सामने देखकर वो थोड़ा सा शॉक भी हो गया था। खैर अब उसे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ वो बचपन की दोस्त है ये चीज़ उसने मान लिया था, क्योंकि ऑफकोर्स बचपन में याओशी बहुत ज़्यादा मतलब वो होता है ना फ्री बर्ड्स की तरह थी। लैंड क्लैन में वो एक अकेला लौता फ्री बर्ड की तरह मतलब खिलखिलाता था। ये चीज़ वांग जी को याद है, बस इसी के खातिर। वांग जी ना उस टाइम को जब लाइब्रेरी पर बैठा हुआ था, जब याओशी के साथ मतलब चिपक चिपक के बात कर रहा था ना, उस टाइम को ना वांग जी को मतलब अच्छा नहीं लगा, जैसे कि उसको उसके बॉडी पर ना ये टच उसका अल्फा भी नहीं चाहता और ठीक ऐसा उसे लगा था। लेकिन बचपन में ऐसा कुछ नहीं था। बचपन में जब भी याओशी उसे टच करती थी, ऑफकोर्स याओशी उसे टच करती थी, उसके हाथों को पकड़ती थी, उसके हाथों को पकड़कर मतलब झूमा करती थी, एकदम मतलब बच्चों की तरह हरकतें करती थी। तो उस टाइम को उसे ऐसा फील नहीं हुआ जैसा अब उसे फील हो रहा था। अब जैसे याओशी का टच वो मतलब पसंद नहीं कर रहा है और याओशी का टच कुछ अलग वे में था। पहले बचपन में कुछ अलग वे में था और अब अलग वे में था। होता है ना हर एक टच को मतलब जब भी कोई इंसान आपको टच करता है तो उसमें ना थोड़ा बहुत कि अपने दिमाग में ये प्रोसेस कर जाता है कि इस इंसान का जो टच है वो नॉर्मल है, जेंटल है या फिर कुछ और है, ठीक है। हम लोग ऐसे भी समझ जाते हैं कि वैसे ही वांग जी भी समझ गया था कि ये मतलब जो याओशी है वो थोड़ा सा चिपक चिपक के बात करता है। जैसे याओशी ने मतलब वांग जी को हक किया था और उसके शोल्डर कैसे मतलब हक कर लेना और ये सब कुछ उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। लेकिन ऑफकोर्स इंट्रोवर्ट पर्सन होने की वजह से वो कुछ ठीक से कह भी नहीं पाता था कि याओशी ऐसे चिपको मत, मतलब थोड़ा सा दूर रहो। उसे लगता था कि ये रूड वे में होगा, रूड वे में कहना ये ठीक नहीं है, इसीलिए उसने ना ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था। जैसे याओशी कर रहा है ना उसे करने दे रहा था। याओशी जैसे उसके गालों को पिंच कर रही थी, उसके गालों को टच कर रही थी, ये वांग जी को मतलब थोड़ा सा अजीब लगा। खैर उसने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा था। उसके बाद जैसे इसका ओमेगा आया था एंड किस तरह उसकी ओमेगा ने उसे टच किया और उसके टच को जैसे कि उसे अच्छा लगा। ऑफकोर्स ये उसका ओमेगा है तो उसे अच्छा लगेगा। और वांग जी विंग की जो मतलब टच था ना उसे फील करके उसे लगता है कि वो रिलैक्स फील कर रहा हो, उसका बॉडी जैसे विंग के टच को ना अलाउ करता हो। तो ठीक वैसे ही वो विंग की तरफ देखता था। विंग की स्माइल, विंग की जो बात करने का तरीका था, जैसे उसे वो अल्फ़ा कह के बुलाता था, जैसे वांग जी को अपने मन में ना बहुत ज़्यादा खुशी होता था कि हाँ वो उसका अल्फ़ा है, वांग जी उसका अल्फ़ा है और विंग उसका ओमेगा है। किस तरह से वो विंग मतलब वांग जी को अल्फ़ा कह के बुलाता था, उसके सामने पाउट करता था, उसके सामने स्माइल करता था, उसके लिप्स के नीचे वो बोल जैसे शाइन करता था और उसे जैसे इन्वाइट करता था। ऑफकोर्स उसका जो अल्फ़ा था वो क्रेजी हो जाता था। वांग जी मतलब ये फील कर सकता था अपने अल्फ़ा की मतलब क्रेविंग को। ऑफकोर्स उसका अल्फ़ा है, ये उसके अंदर का अल्फ़ा है, वो खुद है जहाँ पे वो ये सब कुछ फील कर सकता है, लेकिन वो अपने आप को सिर्फ कंट्रोल करता था। जब भी विंग को पेन होता था या फिर उसे अच्छा नहीं लगता था तब ना वांग जी को भी अच्छा नहीं लगता था। वांग जी जो विंग के दर्द को जैसे दूर फेंक देना चाहता था और उसे सब मतलब हमेशा ना वो अच्छा फील करवाना चाहता था। ठीक वैसे ही जैसे विंग को खुशी हो और विंग स्माइल करे, क्योंकि विंग के चेहरे पर स्माइल अच्छा लगता है, दर्द वाला एक्सप्रेशन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो मन में यही सोचा करता था। खैर जहाँ पे विंग को लेकर वांग जी वहाँ से उस लाइब्रेरी से चला गया था, दूसरी तरफ याओशी तो एकदम आग बबूला होकर ना रोकर मैडम लैंड के पास चला गया था। मैडम लैंड ने उसे समझाया कि वो वांग जी को पाने में याओशी का मदद करेगा। सीन वहीं पे कट हो गया था और हमें अब डायरेक्ट विंग और वांग जी की तरफ दिखाया जाता है। वांग जी विंग को लेकर जिंगशी में आ गया था। जिंगशी में आने के बाद उसे जिंगशी पर लिटा दिया और वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैं क्या तुम्हारे लिए दवाई लाऊं? तुम्हें ज़्यादा पेन हो रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, हीलर के पास जाके तुम्हारे लिए दवाई लेके आता हूँ, ठीक है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगा था। तभी वांग जी का हाथ विंग ने पकड़ लिया और वो कहता है, अल्फा अब मत जाओ ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब हमेशा इतने काम में बिजी रहते हो और मैं यहाँ पे बोर फील करता हूँ, मुझे ना आपकी ज़रूरत है अल्फा। ये सुनकर वांग जी कहता है, क्या हुआ बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ, कुछ ज़रूरत है तुम्हें? जहाँ पे ये सुनकर ना विंग वांग जी के हाथों को पकड़ता है और वो कहता है, मुझे आपका ज़रूरत है और किसी का नहीं। ये कहकर ना वो अपने अल्फा की तरफ देखता है और वो कहता है, वैसे अल्फा वो कौन था, वो लड़की, और वो लड़की आपके साथ इतना क्यों चिपक रहा था? जहाँ पे ये सुनकर ना वांग जी कहता है, वो याओशी है, वो मो सेक की राजकुमारी है। पहले बचपन में मो याओशी इस क्लैन में आया करता था एंड वो मुझसे बात किया करता था, इस वजह से वो मुझे जानता है। यही कह सकते हो दोस्त। ये सुनकर ना वांग जी मतलब विंग ना मुंह फुलाते हुए कहता है, हाँ दोस्त है तो दोस्त की तरह रहे ना, ऐसे आपको क्यों टच करेगा? देखिए अल्फा, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो आपको ऐसे टच करे, मुझे अच्छा नहीं लगता। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है और वो कहता है, वो मेरे दोस्त हैं, बस और कुछ नहीं। जहाँ पे ये सुनकर ना विंग वांग जी के गोद में एकदम दोबारा बैठ जाता है। मतलब वांग जी तो ऑलरेडी बेड पर बैठा हुआ था और विंग जो मतलब बैठा हुआ था बेड पर, तो वो ना डायरेक्ट वांग जी के गोद में बैठ जाता है और वो ना वांग जी के नेक पर ना अपने दोनों हाथों को रैप करते हुए कहता है, अल्फा वो आपका दोस्त है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो आपको ऐसे हक नहीं कर सकता।
मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैंने देखा है आप बिना उसे एकदम कुछ कह भी नहीं रहे थे। वो कैसे अपने शोल्डर को पकड़ सकती है? आप कुछ नहीं कह सकते उसे? जहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहते मैं वो कहा था ना, जहाँ पे वांग जी की बातों को सुनकर ना विंग वांग जी के फेस पर ना मतलब अपना हाथ रखता है और उसे ना एकदम अपने करीब लाते हुए कहता है, अल्फा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपका ओमेगा हूँ और आप मेरे अल्फा हो, तो खबरदार किसी ओमेगा के पीछे जाने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आप उससे दूर रहा करिएगा। जहाँ पे ये सुनकर ना वांग जी विंग की तरफ बस ना ब्लिंक करते हुए देख रहा था। जहाँ पे विंग अपनी मतलब फेस को ना लंजा के नेक पर रख दिया था और उसे ना टाइटली हक कर लिया था। जहाँ पे वांग जी भी विंग को हक कर लिया था और उसे उसके बैक को ना एकदम मतलब सहला रहा था। जहाँ पे विंग अपने मुंह को लंजा के मतलब नेक से ना हटा करना बस लंजा की जो शोल्डर था ना वहाँ पे मतलब जो कंधा था ना वहाँ पर एकदम अपने सिर को टिका करना एकदम वांग जी को हक करके ही ना मन ही मन कहता है, मैं भी देखता हूँ ये याओशी करता क्या है। ओ माई भोला भाला लान वांग जी, तुम्हें तो पता नहीं लेकिन मुझे इसका नियत ठीक नहीं लग रहा। कुछ भी हो जाए मैं अपने अल्फा को मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। और ये जो नया पनौती आया है ना, मुझे इसे को देखना होगा। मैं अपने अल्फा को ना उसे दूंगा नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई? कैसे कैसे वो अपने मेरे अल्फा को ना हक कर रहा था। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं भी देखता हूँ मेरे अल्फा को वो कैसे छीनती है। ये कहकर ना उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाता है और वो मन ही मन खुश होता है। यहाँ पे अब डायरेक्ट सिंक कट होता है और हमें थोड़ा टाइम स्किप करके पूरे रात का वक्त दिखाया जाता है, यानी कि रात को टाइम। वांग जी उस टाइम विंग के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद वो चला गया था अपने काम में, मतलब उसका सेक का ड्यूटी ऑफकोर्स है, तो वो कुछ पेपर वर्क करने के लिए अपने भाई के पास चला गया था। और विंग एज यूजुअल टाइम पर वो अपनी मतलब पूरे जिंशी को एकदम साफ करता है, जैसे मतलब रहता है, फ्रेश करता है, खुद भी फ्रेश होता है। उसके बाद वांग जी और उसके लिए डिनर बनाता है। वो डिनर में बहुत आइटम्स बनाया था, खुद के लिए भी और वांग जी के लिए भी। एंड ऑफ कोर्स इतने दिनों रहने के बाद मतलब वांग जी का खाने का जो तरीका है वो उसे पता चल गया था। एंड ओमेगा होने की वजह से उसे बहुत चीज़ें मैडम ने सिखाया था, खाना बनाने से लेकर मतलब घर एकदम क्लीन करने तक सब कुछ उसे सिखाया है। हालांकि वो मतलब बहुत ही लाड़ दुराड़ से बड़ा ज़रूर हुआ है, लेकिन सब चीज़ें ही मैडम यू ने सिखाया है बहुत ही प्यार से। वो होता है ना एकदम ऑर्डर देकर सिखाना, ऐसा कुछ नहीं था। मैडम यू ने हमेशा ही विंग को मतलब सब कुछ बहुत ही प्यार से सिखाया करती थी, जहाँ पे विंग भी ना एकदम बहुत ही प्यार से सब कुछ सीखा करता था। तो आज ये सब कुछ उसका काम आ रहा था, जहाँ पे वो अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाकर एकदम टेबल पर सजा दिया था और वो इंतजार कर रहा था अपने हस्बैंड के आने का। दूसरी तरफ हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी अपने भाई के क्वार्टर से बाहर निकल गया था। ऑफ कोर्स अभी रात का हो गया था समय और डिनर का टाइम भी हो गया था, जहाँ पे जो वांग जी कुछ पेपर्स को अपने हाथ में लेकर ही ना डायरेक्ट जिंशी की तरफ जाने लगा था। एंड विंग ने उसे कह दिया था कि आज डिनर वो एक साथ करेंगे, तो ऑफ कोर्स उसने डिनर अभी नहीं किया था। तो अपने भाई के क्वार्टर से निकलने के बाद वो वहाँ से जाने लगा था, तभी उसके पीछे से याओशी कहता है लंजा। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी वहीं पर खड़ा हो गया था और वांग जी पीछे मुड़ता है, जहाँ पे याओशी स्माइल करते हुए लंजा के सामने आता है और वो लंजा के हाथों को पकड़कर कहता है लंजा चलो मेरे साथ, माँ बुला रही है। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहता है माँ, जहाँ पे याओशी कहता है मेरा मतलब मैडम लैंड तुम्हें बुला रही है। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी नोट करता है, वो कहता है माँ भी बुला रही है, क्या कोई काम है? जहाँ पे ये सुनकर जो याओशी कहता है तुम खुद ही जाके पूछो ना, चलो ना मेरे साथ। ये कहकर ना वो देखो वहाँ से उसे खींच कर एकदम मैडम लैंड के क्वार्टर के पास लेके आ गई थी, जहाँ पे वांग जी भी मतलब मजबूरन आ गया था। वो भी अपने माँ के क्वार्टर पे नॉक करता है। उसके बाद मैडम लैंड दरवाज़ा खुलती है। दरवाज़ा खुलने के बाद वो ना एकदम प्यार से स्माइल करते हुए अपने बेटी की तरफ देखते हुए कहता है लंजा चलो आओ। यहाँ पे लंजा मतलब रूम के अंदर आ गया था और वो अपनी माँ की तरफ देख रहा था, जहाँ पे मैडम लैंड उसे टेबल पर बैठने के लिए कहा था। टेबल पर ना ऑलरेडी बहुत सारे खाने थे। जहाँ पे ये सब कुछ देखकर ना वांग जी अपनी माँ की तरफ देखता है और वो कहता है माँ आपने मुझे बुलाया? जहाँ पे मैडम लैंड कहता है हाँ मैं बुला नहीं सकता हूँ, वैसे भी तुम अब शादी करने के बाद अपने माँ को भूल गए हो। थोड़ा बहुत अपनी माँ के साथ भी बात किया करो, हमेशा तुम अपनी वाइफ के पीछे पड़ा रहते हो। अब थोड़ा सा मेरे साथ भी मेरे को भी थोड़ा सा टाइम दो। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहते हैं नहीं माँ ऐसा नहीं है, बस मैं थोड़ा काम में। जहाँ पे मैडम लैंड उसकी बात को काटते हुए कहते हैं हाँ मुझे पता है कि तुम काम में बिजी रहते हो, फिर भी अब चलो और बैठो। और याओशी तुम भी आके बैठो। जहाँ पे याओशी भी बहुत ही मतलब खुश होकर ना वांग जी को खींच कर टेबल पर बिठाकर वो भी उसके पास आके बैठ गई थी। जहाँ पे वांग जी और याओशी एक साथ बैठे थे और मैडम लैंड एकदम उन दोनों के सामने बैठी थी टेबल पर। जहाँ पे वांग जी जो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था और वो अपने माँ की तरफ बार बार देख रहा था। जहाँ पे जो मैडम लैंड स्माइल करते हुए उसकी तरफ ना उसके सामने टेबल में ना खाना परोसते हुए कहता है वैसे तुम आजकल थोड़ा सा अपने जिंदगी में ही बिताते हो, क्या हुआ? क्या विंग तुम्हें नहीं छोड़ रहा है? जहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहता नहीं माँ ऐसा नहीं है। जहाँ पे मैडम लैंड स्माइल करते हुए कहते अरे मैं मजाक कर रहा था, खैर लो खाना खाओ, वैसे भी आज तुम्हारी फेवरेट खाना बनी है। यहाँ पे याओशी ने खुद तुम्हारे लिए खाना बनाया है। जहाँ पे ये सुनकर ना वांग जी याओशी की तरफ देखता है। याओशी एक बड़ी सी स्माइल करती है और वो ना खाना वांग जी की प्लेट पर बढ़ते हुए कहता है हाँ आज मैंने खुद तुम्हारे लिए खाना बनाया है, देखो और हाँ तुम्हारे लिए मैंने सूप भी बनाया है, ये तुम्हारे पसंद का। जहाँ पे ये कहकर ना वो सूप भी उसे परोसती है और वो कहती है इसे पियो। ये कहकर ना वो मतलब वांग जी को देखने लगा था बहुत ही उम्मीद भरी नज़र से। जहाँ पे वांग जी मतलब कुछ देर हेजिटेट करता है, उसके बाद वो उस सूप को टेस्ट करता है। हाँ वो सूप अच्छा था। वांग जी उस सूप को पीने के बाद वो याओशी की तरफ देखते हुए कहता है सूप अच्छा बना है। यहाँ पे ये सुनकर याओशी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और मैडम लैंड कहता है और भी खाना है वो भी टेस्ट करो। ये कहकर ना वो खाना परोसती है। जहाँ पे वांग जी भी बिना कुछ कहे ना खाना खाने लगता है, क्योंकि ये रूट था, अगर खाना खाने के लिए मना कर देगा ये ठीक नहीं है, इसीलिए वो ना मतलब खा रहा था। जहाँ पे मैडम लैंड और याओशी भी चुपचाप खा रही थी और वो ना वांग जी की तरफ देख रहे थे। वांग जी चुपचाप खा रहा था, लैंड का रूल था, तो वो खाने के टाइम पर बात नहीं कर रहा था एंड मैडम लैंड भी बात नहीं कर रहे थे और याओशी भी एकदम साइलेंट दिखा रहे थे। वो तीनों ही खाना फिनिश करने के बाद वो बातें करने लगे थे। आई मीन याओशी और मैडम लैंड बातें करने लगे थे और वांग जी को भी इसमें ना शामिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऑफ कोर्स वांग जी ज़्यादा बात नहीं करता है, तो वो भी ना ज़्यादा कुछ नहीं करता, बस इसको हमें हिला रहा था और जो भी सवाल से किया जा रहा था ना वो बस ऐसे ही बोले जा रहा था। एंड ऐसे ही ना मतलब टाइम बीत रहा था धीरे धीरे, मतलब जो डिनर का टाइम था ना वो मतलब कंप्लीट हो जाता है। एंड
फाइनली एकदम 9 बजे तक, मतलब 9 बजे तक वो लोग बात करते हैं, उसके बाद जाके वांग जी को छोड़ते हैं, जहाँ पे वांग जी अपने माँ को वो करते हुए ना वहाँ से निकल गया था, जहाँ पे याओशी भी मैडम लैन के साथ ही रही थी एंड वांग जी वहाँ से चला गया था। वांग जी ऐसे ही चल रहा था और वो सब बातें मतलब याद कर रहा था जो भी डिनर के टाइम पे हुआ था। डिनर के टाइम पर वो लोग ना याओशी और वांग जी की जो बचपन की बातें थी ना वो सब कुछ कहे जा रहे थे एंड वांग जी ये सब कुछ याद कर रहा था, मतलब उसके दिमाग में घूम रहा था। वो ना ज़्यादा मतलब सोचने की कोशिश मतलब सोच नहीं रहा था, लेकिन उसके माइंड में ऑटोमेटिकली सब कुछ आ रहा था। वो बस ऐसे सोचते सोचते ना जिंगशी के पास आ गया था और वो ना जिंगशी का दरवाज़ा खोल दिया था। जिंगशी के अंदर आने के बाद वो ना एकदम जिंगशी को लगा दिया था। वो ना बेड के मतलब डायरेक्ट ना बेडरूम के पास आ गया था। उसका नज़र ना जो डाइनिंग टेबल था ना वहाँ पे गया ही नहीं था, वो डायरेक्ट मतलब बेडरूम पर चला गया था। बेडरूम पर जाने के बाद वो देखता है कि बेडरूम पर विंग नहीं है। वांग जी जो पहले मतलब बेडरूम पे ढूंढता है और वो वॉशरूम में भी चेक करता है, लेकिन वहाँ पे विंग नहीं था, इसीलिए वो मतलब बेडरूम से बाहर निकाल कर वो डाइनिंग एरिया पर आता है। वहाँ पे आने के बाद वो शॉक हो गया था, वहाँ पे विंग था, लेकिन विंग सो रहा था, वो भी टेबल पर टेक लगाकर। वहाँ पे बहुत सारे खाने के आइटम्स एकदम बहुत ही सुंदर तरीके से सजे हुए थे, जहाँ पे वांग जी को देखकर ही समझ आ गया था कि मतलब वहाँ पे एक भी चीज़ों को हाथ नहीं लगाया गया था, जैसे था वैसे ही था, लेकिन विंग वहाँ पे था। वांग जी को अब जाके याद आता है कि वो तो विंग के साथ डिनर करने वाला था ना, उसके दिमाग से ये बाहर निकल गया था। एंड अब जाके से याद आया, जहाँ पे वांग जी तुरंत विंग के पास जाता है और वो ना विंग के कंधे पर हाथ रखता है विंग को उठाने के लिए। विंग वांग जी के टच से ना एकदम उठ गया था और वो ना एकदम उठकर ना इधर उधर देखने लगता है और वो अपने अल्फा की तरफ देखता है। वो कहता है, अल्फा आप आगे, पर इतनी लेट। जहाँ पे ये सुनकर ना जो वांग जी था, वांग जी कहता तुम अभी सोई नहीं हो। जहाँ पे वांग जी की बातों को सुनकर विंग कहता नहीं, आपको याद नहीं है, हम लोग एक साथ डिनर करने वाले थे, देखो मैंने आपके लिए बहुत सारे खाने बनाया था, आप इतने लेट क्यों हो गए। जहाँ पे ये सुनकर ना वांग जी जो कुछ नहीं कह पाता है, उसे गिल्ट फील हो रहा था कि उसने कैसे अपने दिमाग से ये बाहर निकाल दिया। जहाँ पे वांग जी ना कुछ नहीं कहता, कुछ देर ना शांत रहता है, उसके बाद वो कहता है वो मुझे माफ़ करना विंग, वो माँ ने मुझे अचानक बुला लिया था और मैं उनके साथ ही डिनर कर लिया। जहाँ पे ये सुनकर ना वांग जी मतलब विंग वांग जी की तरफ देखता हुआ कहते क्या आपने डिनर कर लिया है। जहाँ पे वांग जी ना अपने सिर को नीचा करते हुए कहते हैं हाँ मैंने कर लिया है विंग, मुझे माफ़ कर दो, मैं बातों बातों में भूल गया था। जहाँ पे ये सुनकर ना विंग कुछ देर तक वांग जी को देखता है, उसके बाद वो ना एकदम इनोसेंटली कहता है कोई नहीं, अगर आप अपनी माँ के पास गए थे तो कोई नहीं, उन्होंने भी अपने लिए मतलब आपके लिए प्यार से खाना बनाया होगा, तो कोई नहीं, मैं बुरा नहीं माना हूँ। अब जाके फ्रेश होइए और मैं ये सब कुछ ठीक करके आता हूँ, ठीक है। जहाँ पे ये सुनकर ना वांग जी कहता नहीं तुमने तो खाना नहीं खाया ना, तुम खा लो। जहाँ पे वांग जी की बातें सुनकर कहता है कोई नहीं, मुझे भूख नहीं लगा है, बस मैं आपके लिए इंतजार कर रहा था, कुछ नहीं, आप जाइए, आप जाके फ्रेश हो जाइए और मैं ये सब कुछ ठीक करता हूँ। जहाँ पे ये सुनकर ना जो वांग जी था ना, वांग जी कहता है विंग पर, जहाँ पे वांग जी के चेहरे को फिर से अपने दोनों हाथों से पकड़ कर कहता है लंजा चिंता मत करो, तुम जाओ और अपना फ्रेश हो जाओ, ठीक है, और मैं ये सब कुछ ठीक करता हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे भूख नहीं लगा है और वैसे भी मुझे नींद आ रहा है, मुझे सोना है तुम्हारे साथ, ठीक है। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी नोट करता है और वो वहाँ से उठकर ना एक बार विंग की तरफ देखता है और वो ना वहाँ से डायरेक्ट नहाने के लिए चला गया था। जब वांग जी नहाने चला गया था ना, विंग ना टेबल को एकदम साफ करता है। साफ करने के बाद वो सब डिशेस को एकदम वॉश करने के बाद वो वहाँ से डायरेक्ट रूम पर आ गया था और वो ना आकर एकदम बेड पर लेट गया था। जहाँ पे कुछ देर बाद वांग जी भी निकलता है मतलब वॉशरूम से और वो विंग की तरफ देखता है। विंग अभी बेड पर लेटा हुआ था, जहाँ पे वांग जी भी मतलब अपने बालों को सुखाने के बाद वो भी बेड पर आ गया था। वो भी अपने इनर रूम में था और वो विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग लाइक पीछे मुड़ा हुआ था। वो वांग जी की तरफ नहीं, वो वांग जी की तरफ बैक करके रखा था और वो ना वैसे ही लेट गया था। जहाँ पे वांग जी को अच्छा नहीं लगा, विंग उससे बात क्यों नहीं कर रहा है, जैसे विंग हमेशा करता है। लाइक रात को जब भी वो लोग बेड में होते हैं तो हमेशा ही विंग बात करता है, वांग जी को हक करके सोता है, लेकिन अभी वांग जी मतलब उसे अच्छा नहीं लग रहा है कि विंग उसे हक करके क्यों नहीं सो रहा था। जब वो भी लेट गया था और वो ना बार बार विंग की तरफ देख रहा था। विंग एक बार भी ना एकदम पीछे मुड़कर नहीं देखा था। विंग ना वैसे ही एकदम सो गया था। जहाँ पे वांग जी जो ऑफकोर्स इतने दिनों से वो विंग को हक करके सो रहा था, तो उसे अब थोड़ा बहुत आदत हो गया था, तो उसे ना नींद नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे ना वांग जी धीरे धीरे विंग के पास जाता है और वो ना अपने हाथों को विंग के कमर पर रख देता है और उसे ना धीरे धीरे अपने पास खींचने लगा था। जहाँ पे विंग जो अपने आंखों को बंद किया था ना, उसने तुरंत ही खोल लिया। खोलने के बाद वो वांग जी का हाथ को पकड़ लिया। जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ मतलब देखने की कोशिश करता है, लेकिन विंग ने अपने चेहरे को मतलब दूसरी तरफ करके रखा था ना, तो इसलिए वो नहीं देख पा रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग से कहता है विंग क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। जहाँ पे वांग जी की बातों को सुनकर विंग मतलब बिना पलटे ही कहता है नहीं वालंजा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ, मैं सो रहा हूँ। ये क्या करना, वो अपनी आंखों को बंद कर लिया था। जहाँ पे वांग जी विंग को अपनी तरफ एकदम खींच लिया था, मतलब बैक उसके बैक में विंग का जो बैग था वांग जी के चेस्ट पर था और उसने ना एकदम अपनी तरफ विंग को खींच लिया था और वो उसे एकदम टाइटली हक करते हुए कहता है विंग आई एम सॉरी ना, मैं क्या करता, मैं माँ को मना नहीं कर सकता था खाने के लिए, वरना ये रूट दिखा था, इसीलिए मैंने खा लिया था और इसे भी बातों बातों में मेरे दिमाग से निकल गया था। विंग प्लीज़ मुझसे नाराज़ ना हो। जहाँ पे ये सुनकर ना विंग वांग जी की तरफ मुड़ता है और वो वांग जी की तरफ देखता है और वो कहता है लंजा कोई नहीं, मैंने बोला ना कि कुछ नहीं हुआ है, बस सो जाओ। ये क्या करना, वो अपने आंखों बंद कर लिया था, लेकिन लंजा विंग के साइलेंस को ना एकदम भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वांग जी विंग को एकदम अपने बहुत क्लोज ला लिया था और लंजा ने ना विंग के एकदम हेड को पकड़ लिया था और वो ना डायरेक्ट अपने लिप्स को ना विंग के लिप्स पे अटैच कर दिया था। वांग जी के ऐसे एक्शन पर विंग ने अपने आंखों को तुरंत ही खोल लिया और वो ना बड़ी बड़ी आंखें करके ना लंजा की तरफ देख रहा था। लंजा अपनी आंखों को बंद कर लिया था और बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहा था ताकि वो विंग को मना पाए। ये पहली बार था जहाँ पे लंजा खुद इनिशिएट ले रहा था। हमेशा विंग ही वांग जी के पास जाता था, लेकिन आज पहली बार लंजा ने विंग के पास जाने का सोचा था।
तो यहाँ पे लंजा विंग को बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहा था, बहुत ही जेंटली, जहाँ पे विंग कुछ देर तक वांग जी को ऐसे देखने के बाद ना वो भी अपनी आंखों को बंद करके ना इस किस का रिस्पॉन्स देने लग गया था और अपने हाथों को धीरे धीरे लंजा के एकदम नेक पर रख दिया था और उसे नेक से ना और भी ज़्यादा क्लोज खींचने लग गया था। लंजा विंग के ऊपर आ गया था और वो ना विंग को अभी भी किस कर रहा था। वो दोनों अभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे, एक दूसरे को बहुत ही पैशनेटली किस कर रहे थे। विंग इस किस के बीच बीच में ही ना नॉइजेस निकालने लगा था, मौन कर रहा था, जहाँ पे लंजा धीरे धीरे विंग को किस करते हुए ही ना विंग का जो इनर रोप था, ऑफकोर्स इनर रोप पहन कर वो सोया था ना, तो इनर रोप का जो बेल्ट था ना उसे एकदम खोल दिया था एंड इनर रोप को भी वांग जी विंग के बॉडी से एकदम अलग कर दिया था। विंग को पता भी नहीं चला था कि उसके ऊपर से इनर रोप एकदम हट गया है। वो इस तरह से विंग वांग जी के किस पे खो गया था कि उसे मतलब ये भी नोटिस नहीं हुआ था, जहाँ पे वांग जी विंग को बहुत देर तक किस करने के बाद जब वो दोनों ही ना ब्रीथ ना ले पाते हैं तब जाके वो दोनों अलग होते हैं, जहाँ पे लंजा और विंग दोनों ही गहरी गहरी ब्रीथ ले रहे थे। जहाँ पे लंजा विंग की तरफ देखता है, विंग का फेस एकदम टमाटर जैसा रेड हो गया था और वो ना ऐसे ही शर्माते हुए लंजा की तरफ देख रहा था। लंजा जो इसे स्माइल करता है और वो धीरे धीरे लंजा विंग की तरफ झुकता है और वो विंग के जो नेक था ना वहाँ पे किस करने लग गया था। विंग जो अपने आंखों को बंद कर लिया था, उसे शर्म भी आ रहा था और उसे अच्छा भी लग रहा था और वो ना अपने हाथों को लंजा के जो हेड था उसे सहलाने लग गया था, जहाँ पे लंजा विंग के जो नेक था ना वहाँ पे छोटे छोटे बाइट्स करने लग गया था, बाइट करना, सक करना, किस करना, वहाँ पे वो सब कुछ मार्क बना रहा था लेकिन बहुत ही सॉफ्टली और विंग बस इसे एंजॉय कर रहा था। उसके मुंह से सिर्फ नॉइजेस निकल रहे थे, वो भी बहुत ही सॉफ्ट, जहाँ पे लंजा विंग को किस करते हुए धीरे धीरे विंग के चेस्ट पर आता है एंड ऑफ कोर्स विंग के चेस्ट पर वही रोप था। लंजा धीरे धीरे विंग के जो मतलब रोप था ना उसे भी एकदम विंग के चेस्ट से हटा दिया था और वो ना विंग के चेस्ट पर भी ना किस कर रहा था, बाइट भी कर रहा था और सक भी कर रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे वो विंग के बेली पर आ गया था और वो विंग के बेली पर भी किस करता है, बाइट करता है, सक करता है, जहाँ पे विंग सिर्फ मौन कर रहा था। वो सिर्फ लंजा लंजा कह के ना मौन कर रहा था, जहाँ पे लंजा विंग के जो मतलब ट्राउजर था उसे भी एकदम खोल दिया था और उसे भी विंग के अंदर मतलब विंग के ऊपर से अलग कर दिया था। अब लंजा एकदम पूरी तरीके से विंग को देख सकता था। लंजा और विंग ना अभी एकदम पूरे होश और आवाज़ में थे, जहाँ पे लंजा अब अपने अल्फा में नहीं था, मतलब अल्फा में कन्वर्ट नहीं था, वो अपने में था एंड विंग भी ऑफकोर्स अपने में था, जहाँ पे लंजा विंग को एकदम सिर से लेकर पैर तक ना स्कैन करता है, जहाँ पे लंजा को घूरते हुए देखकर विंग को बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रहा था। ऑफकोर्स वो शेमलेस है लेकिन अपने अल्फा के सामने से शर्म तो आएगा ही ना, और वो भी एकदम पूरा बिना कपड़ों के, जहाँ पे विंग को देख कर लंजा स्माइल करता है। उसके चेहरे पर स्माइल था, वो भी बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल सा, जहाँ पे लंजा अपना जो इनर रूप था ना उसे भी एकदम खोल दिया था और वो ना दोबारा विंग के ऊपर आ गया था और वो दोबारा विंग को किस करने लग गया था। विंग भी इस किस का बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स दे रहा था। वो दोनों ही ना एक दूसरे को बहुत ही पैशनेटली किस करते हैं, किस करते हुए ही लंजा विंग के बॉडी को टच करने लग गया था, वो भी बहुत ही हॉटली, जहाँ पे लंजा के टच से विंग मौन भी कर रहा था। जहाँ पे लंजा विंग को बहुत देर किस करने के बाद वो विंग से अलग होता है और फिर वो विंग को प्रिपेयर करने लगा था। विंग सिर्फ मौन कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जहाँ पे लंजा विंग को प्रिपेयर करने के बाद वो भी अपने ट्राउज़र को निकाल दिया था और वो धीरे धीरे अपने लोअर बॉडी पार्ट को विंग के अंदर एंटर करवाने लग गया था। विंग सिर्फ मौन कर रहा था, उसे पेन भी नहीं हो रहा था, वो सिर्फ मौन करता है, जहाँ पे लंजा विंग के अंदर एकदम एंटर कर जाता है। एंटर करने के बाद वो विंग की तरफ देखता है, विंग के चेहरे पर एकदम स्माइल था, एकदम ग्लो था, उसके चेहरे पर एकदम जैसे चमक था, जहाँ पे विंग सिर्फ मौन कर रहा था और वो ना लंजा को एकदम टाइटली पकड़ के रखा था। उसकी आइज़ ओपन थी और वो एकदम लगातार वांग जी की आंखों की तरफ देख रहा था। वांग जी भी विंग की तरफ देख रहा था और वो ना धीरे धीरे अपने मूवमेंट ना स्टार्ट कर दिया था। विंग इससे सिर्फ लाउडली मौन कर रहा था और वो लंजा के नाम से मौन कर रहा था। लंजा एकदम जेंटल था, ऑफकोर्स वो अपनी अल्फा की तरफ बीस्ट नहीं था, वो सब कुछ एकदम स्लोली कर रहा था, लेकिन विंग को ये सब कुछ स्लो में नहीं चाहिए था, वो सब कुछ रफ चाहता था। लेकिन वांग जी जो ऑफकोर्स एकदम जेंटल पर्सन था तो वो जेंटली सब कुछ कर रहा था, जहाँ पे वांग जी को ऐसे जेंटलनेस देखा ना विंग को गुस्सा आ रहा था। विंग लंजा से शेमलेसली कहता है अपना स्पीड बढ़ाने के लिए, उसके साथ रफ होने के लिए, जहाँ पे लंजा विंग की तरफ देखकर अपने सिर को नाम हिलाया था, लेकिन विंग ज़बरदस्ती कर रहा था, बोल रहा था कि अगर तुमने अपना स्पीड नहीं बढ़ाया तो मैं तुम्हें आज यहीं पे मार डालूंगा। जहाँ पे ये धमकी सुनने के बाद हमारा भोला वाला वांग जी वही करता है जो विंग कहता है। ऐसे ही वो लोग बहुत सारे राउंड करते हैं, तकरीबन 3-4 राउंड करने के बाद जाके वांग जी विंग से अलग हो गया था। विंग जो इससे बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फाइंग था, उससे अच्छा लगा था, जहाँ पे लंजा और विंग दोनों ही फ्रेश होने के बाद दोबारा एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। यहाँ पे अब नेक्स्ट मॉर्निंग होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लंजा फिर से अपने आप को मतलब रेडी करने के बाद वो विंग के फॉरहेड पर किस करके ना वहाँ से एकदम अपने काम के लिए निकल गया था। अब धीरे धीरे ना टाइम बीतने लग गया था, जहाँ पे वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ही खुश थे, स्माइल करते थे, एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन बीच में कभी कभी कबाब में हड्डी बनकर ये लड़की यानी कि याओशी आया करती थी। याओशी हमेशा लंजा के साथ चिपक के बात करने की कोशिश करती थी, उसे टच करने की जस्ट होता है ना बहाना ढूंढा करती थी, जहाँ पे वांग जी मतलब अवॉइड करने की कोशिश करता, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं कहता था। जैसे कि याओशी उसके हाथ को पकड़ती थी, उसके शोल्डर को हक कर लेती थी और वांग जी को मतलब वो कुछ नहीं कहता था। दूसरी तरफ विंग ऐसे बर्दाश्त कैसे कर ले अपने अल्फा को, वो भी किसी ओमेगा के सामने, जहाँ पे वांग जी को विंग याओशी से दूर रखने की कोशिश करता था। हालांकि याओशी मतलब अपना हार नहीं मानता था और विंग तो अपने अल्फा के लिए वो कभी हार नहीं मान सकता था, जहाँ पे वांग जी को विंग एकदम पब्लिकली वो हक करता था एंड याओशी को दिखा करना वांग जी की लिप्स पर किस भी करता था, उसे हक करता था, उसके चेस्ट पर हाथ रखता था और उसे कॉलर को टाइटली पकड़ लेता था। ऐसे ही ना बस वांग जी को टच करता था और जब भी मतलब याओशी लंजा के साथ अकेले में बात करने की कोशिश करता था या फिर अकेले में उसके साथ मतलब कोजी या फिर क्लोज आने की कोशिश करता था, कहाँ से विंग टपक जाता था और एकदम दोनों के बीच में ढाल होकर ना खड़ा हो जाता था, जहाँ पे याओशी को मतलब बीच में ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इस
विंग की वजह से वो वांग जी के पास भी नहीं जा पाती थी, जहाँ पे वांग जी, हमारा भोला वाला वांग जी को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर याओशी और विंग के बीच में चल क्या रहा है। जहाँ पे याओशी वांग जी के क्लोज आने की कोशिश करता था और विंग वांग जी को अपने क्लोज लाने की कोशिश करता था। ऑफ कोर्स वांग जी विंग को सब कुछ करने देता था क्योंकि उसका वो ओमेगा है, तो वो सब कुछ कर सकता है। जहाँ पे याओशी कुछ कर भी नहीं पाती थी, लेकिन हाँ वो अपना उम्मीद नहीं छोड़ा था, वो ना अपना कसर चला जा रही थी। वो ना बार बार वांग जी को टच करना, वांग जी को मतलब अकेले में जहाँ भी मिले ना वहाँ पे जाके उसे हक करना, ऐसा कुछ करने की कोशिश करता था। लेकिन वो होता है ना, कबाब में हड्डी अगर बन जाए तो उसे हटाने के लिए विंग भी कोई कसर नहीं कर रहा था। ऑफकोर्स याओशी विंग और मतलब उसके बीच में, यानी विंग और वांग जी के बीच में कबाब में हड्डी ही बन जाता था। जब भी विंग और वांग जी अकेले एक साथ मतलब बात करते थे, दोनों ही एक दूसरे को किस करते थे, तभी कबाब में हड्डी बनकर याओशी आया करता था। लेकिन विंग तो शेमलेस था, वो किसी के सामने कुछ माने तो ना, वो तो वांग जी को बेझिझक किस करता था। जहाँ पे वांग जी विंग को अपने से अलग करने की कोशिश करता था, लेकिन याओशी को देखकर विंग तो और भी मतलब क्लोज, एकदम बहुत ही क्लोज आया करता था। एंड याओशी ये सब कुछ बर्दाश्त करता था, उसके बर्दाश्त के बाहर तो जाता था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता था। जहाँ पे वांग जी और विंग एक साथ ही डिनर करते थे। हाँ, पहले दिन ऐसा हुआ था कि विंग अपने मतलब अकेला डिनर करता था, लेकिन इस बार वांग जी जहाँ भी होता है ना, विंग वहाँ चला जाता है उसे खींच कर, ताकि वो अपने माँ के पास भी ना जा पाए। ठीक है, वो ऐसे ही ना खींच कर वांग जी को लेकर ना मतलब अपने रूम, अपने क्वार्टर पर आ जाता था। जहाँ पे जब भी मैडम लैन वांग जी को इन्वाइट करती थी तो विंग भी ना एकदम मतलब विंग वांग जी के साथ चिपक करना एकदम आ जाता था। और जहाँ पे याओशी और वांग जी एक साथ बैठा करते थे ना, वहाँ पर ना एकदम बीच पर वांग जी के साथ बैठा करता था। जहाँ पे याओशी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और कहीं ना कहीं मैडम लैन को भी गुस्सा आता था। जहाँ पे मैडम लैन कुछ नहीं कह पाती थी। जहाँ पे ऐसे ही दिन बीत रहा था। एक दिन जब वांग जी और विंग लाइब्रेरी पवेलियन पर थे, जहाँ पे विंग ऑफकोर्स कुछ मतलब लिख रहा था, कुछ रूल्स लिख रहा था, जैसे कि मतलब प्लान के रूल्स होते हैं ना, वो कुछ वो कॉपी कर रहा था। उसे बोर फील हो रहा था ये करने में। जहाँ पे वो ना अपने हस्बैंड की तरफ देखता है, जो ना एकदम स्ट्रेट पॉर्शली बैठ कर ना कुछ लिख रहा था। जहाँ पे विंग जो ऑफकोर्स अपने हस्बैंड से फिर से मतलब उसे चिढ़ाने में कोई कसर तो वो छोटा नहीं था, इसीलिए वो डायरेक्ट अपने हस्बैंड के पास चला गया था और एक बार एकदम अपने हस्बैंड के गोद में बैठ गया था। वांग जी इससे थोड़ा सा हैरान हो गया था और वो ना विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी एकदम टाइटली हक करते हुए कहता है, लंजा मैं थक गया हूँ इन सब रूल्स को मतलब कॉपी करते करते, मुझसे नहीं होगा। जहाँ पे लंचा स्माइल करता है, वो कहता है विंग तुम्हें ये करना होगा। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी विंग पाउट करते हुए कहता है तुम्हें करना होगा, तुम करो, मैं नहीं करूँगा। जहाँ पे लंचा विंग की तरफ देखता है और वो स्माइल करते हुए कहता है ठीक है मैं कर दूँगा, एक काम करो तुम जाओ और क्वार्टर में जाके ना तुम रेस्ट करो, मैं कुछ देर बाद अपना काम खत्म करके आता हूँ। जहाँ पे ये सुनकर ना विंग कहता है नहीं मैं तुम्हारे पास ऐसे ही गोद में बैठा रहूँगा। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहता है नहीं मुझे अभी काम है और मैं अभी ब्रदर के पास भी जाऊँगा इन सब चीज़ों को लेकर। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी विंग पाउट करता है, वो कहता है ठीक है। ये कहकर ना वो गोड से उठता है और वो ना लंजा की तरफ देखता है, वो कहता है जल्दी आना। ये कहकर वो ना डायरेक्ट अपने जो क्वार्टर था ना वहाँ पे चला जाता है। दूसरी तरफ हम मैडम लैन को देखते हैं। मैडम लैन और याओशी वहीं पर खड़ी थी। विंग वहाँ से जाने के बाद वांग जी जो अभी भी मतलब लाइब्रेरी पर बैठकर कुछ मतलब जो पेपर्स थे ना वहाँ पे वो लिख रहा था कुछ। जहाँ पे मैडम लैन याओशी की तरफ देखकर वो कहता है अब वक्त आ गया है, तुम्हें अपना काम करना होगा। अभी विंग भी उसके पास नहीं है, जाओ और अपना काम करो और हाँ इसे लो, उसे पिला देना। जहाँ पे ये सुनकर ना याओशी नोट करता है और वो उस मतलब ग्लास को पकड़ लेता है। वहाँ पे कुछ शरबत था। जहाँ पे मैडम लैन कहता है ऑल द बेस्ट। ये सुनकर ना याओशी नोट करता है और वो भी एक स्माइल करता है, वो भी डेविल सा, और वो वहाँ से एकदम पूरा लाइब्रेरी पवेलियन पे चला जाता है। दूसरी तरफ मैडम लैन एक स्माइल करती है और एक स्मर्क करते हुए चांद की तरफ देखता है। रात का समय था और चांद आज एकदम चमक रहा था। जहाँ पे मैडम लैन कहता है यान आयरन आज फुल मून नाइट है, याद तो है ना आज क्या है? इसी वक्त का तो मैं भी इंतज़ार कर रहा था और शायद तुम भी कर रहे थे, लेकिन अब सोच तुम्हारी ख्वाहिश जो तुम अपने दिल में इतने दिनों से परोस कर रखे थे ना वो आज मिट जाएगा। आज फुल मून नाइट है, आज ही के दिन मैं तुमसे तुम्हारे मीट को अलग कर दूंगा। बहुत घमंड था ना तुम्हें तुम्हारे मीट को लेकर कि मैंने तुम्हें खुद अपने मीट से मिलाया, तो आज मैं खुद इस फुल मून नाइट पर तुमसे तुम्हारे मीट को अलग कर दूंगा। आज ही के दिन मैं वांग जी को तुमसे अलग कर दूंगा। आज तुम भी इंतज़ार कर रहे थे ना कि आज तुम अपने आप को अपने मीट से मार करवाओगे। आज का दिन इंतज़ार कर रहे थे ना लेकिन आज तुम्हारा ये सपना बन के रह जाएगा, क्योंकि आज कुछ और होने वाला है विभूषण। आज कुछ और होने वाला है। तुम्हारे एकदम आंखों के सामने से तुम्हारा मीट तुमसे अलग हो जाएगा, और जिस टाइम को तुम्हारे मीट तुमसे अलग हो जाएगा ना उस टाइम को मैं तुम पर हमला कर दूंगा। तुम कमज़ोर बन जाओगी और उसी चीज़ का तो मैं फ़ायदा उठाऊँगा, पूरी तरीके से फ़ायदा उठाऊँगा, और मैं तुम्हें उस बॉडी से अलग कर दूंगा और अपना बना लूँगा। पावर होगा मेरे पास। बहुत अकड़ था ना तुम्हारे अंदर कि तुम विंग को बचाओगे, अपने आप को बचाओगे। देखते हैं कैसे होता है। आज तुम्हारी बर्बादी शुरू। क्या बोल रहे थे ना कि मेरी मरने की उल्टी गिनती शुरू? तो फिर सुन लो, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपना बना लूँगा यान आयरन। ये मैडम लैन का वादा था ना, आज मैं पूरा करूँगा। ये कहकर मैडम लैन हंसने लगती है। उनके चेहरे पर आज जीत की खुशी का जो चमक था ना वो दिखने लगा था। जहाँ पे वो हंस रही थी, लिटरली पागलों की तरह हंस रही थी, वो भी चांद को देखकर। दूसरी तरफ हमें याओशी का दिखाया जाता है। याओशी लाइब्रेरी पवेलियन की तरफ जा रहा था। जहाँ पे लाइब्रेरी पवेलियन पर जाने के बाद वो देखता है वांग जी वहीं पर बैठकर काम कर रहा था। जहाँ पे याओशी एकदम नॉर्मली स्माइल करते हुए लंजा के पास जाता है और वो ना लंजा के सामने उस मतलब शरबत को कर देता है। वो कहता है वांग जी ये लो, इसे पी लो। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी उस चीज़ की तरफ देखता है। वो कहता है क्या है ये? जहाँ पे याओशी कहता है ये शरबत है, मैंने बनाया है सिर्फ तुम्हारे लिए, बहुत प्यार से, प्लीज़ इसे खा लो। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी उस शरबत की तरफ देखता है और वो कहता है
मैं अभी मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ। जहाँ पे वांग जी की बातों को सुनकर याओशी कहता है कोई नहीं, तुम इसे खाकर फिर तुम अपना काम कर लो। जहाँ पे ये सुनकर ना वांग जी कुछ देर तक उस शरबत की तरफ देखता है, उसके बाद वो नोट करता है, वो कहता है ठीक है। ये क्या करना, वो शरबत को पी लेता है। उस शरबत को पीने के बाद वो ना दोबारा अपने काम को करने लग गया था और याओशी मतलब ये देखकर ना स्माइल करती है और वो ना वहीं पर एकदम खड़ा रहता है। जहाँ पे वांग जी कुछ देर काम मतलब करते करते ना वो देखता है कि याओशी अभी भी यहीं पे खड़ा था और वो कहता है याओशी से क्या हुआ, तुम्हें कुछ कहना है। जहाँ पे याओशी सिर्फ अपने सिर को नाम हिलाता है, वो कहता है कुछ नहीं, तुम काम करो। जहाँ पे वांग जी दोबारा काम करने लगता है, लेकिन वो ना उसे ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, उसे अजीब फील हो रहा था, उसे ना बहुत ज़्यादा अजीब और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो ना अपने जो कॉलर था ना उसमें ना जो मतलब रोप था ना उसे थोड़ा सा ढीला किया था और वो ना ऐसे ही बैठ कर दोबारा अपने काम को करने लग गया था, लेकिन उसे ना बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था। उसकी बॉडी पर कुछ अजीबोगरीब मूवमेंट दिखाई दे रहे थे, उसकी बॉडी चलना शुरू कर दिया था, बहुत ही तेज़ी से चलना शुरू कर दिया था। वांग जी अपने दोनों हाथों को ना एकदम मुट्ठी बना लिया था और अपने आंखों को बंद कर लिया था। उसे इतना ज़्यादा अपनी बॉडी पर जलन महसूस हो रहा था ना, और वो ना हाँफ भी रहा था, बहुत तेज़ी से हाँफ रहा था, बहुत ही लंबी लंबी मतलब सांसें ले रहा था वांग जी ऐसे ही ना अपने जो मतलब बॉडी था ना उसे रफ कर रहा था, मतलब अपने हाथों से दोनों शोल्डर को ना वो रफ कर रहा था। और वो ना कहता इतना मुझे इतना जलन जलन क्यों लग रहा है, ये कहकर ना वो ऐसे ही ना अपने बॉडी को रफ कर रहा था। जहाँ पे याओशी ना ऐसे ही देख रही थी, जहाँ पे वांग जी ऐसे ही ना मतलब अपने पूरे बॉडी को रफ करते हुए ही ना वो जो चीज़ है जो उसके हाथ में जो ब्रश था वो तो ऑलरेडी नीचे गिर गया था ना, वो टेबल को टाइटली पकड़ लिया था। उसकी बॉडी अचानक इतना ज़्यादा गर्म क्यों हो रहा था, उसका बॉडी एकदम गर्म हो गया था, उसके पूरे बॉडी जलन कर रहा था, उसकी जो आइज़ थी ना वो धीरे धीरे बंद हो रहा था, डिजी फील हो रहा था उसे। जहाँ पे वो ना धीरे धीरे ना वहीं पर ना एकदम टेबल पर ना लीन हो गया था, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे वांग जी अपने आप को संभालते हुए ना खड़ा होता है, उसे खड़े होने पे भी ना पेन हो रहा था, उसके पैर जैसे चलने का मतलब शक्ति तक उसे नहीं फील हो रहा था। जहाँ पे वो ना बहुत ही मुश्किल से चलते हुए 2-3 स्टेप के साथ ना वो वहाँ से मतलब जाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था। जहाँ पे दूसरी तरफ जो याओशी था, याओशी ये देखकर स्माइल करती है और वो ना डायरेक्ट वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी याओशी को मतलब वो इतने ज़्यादा जलन महसूस कर रहा था अपने बॉडी पर, उसे ध्यान भी नहीं था कौन है उसके पास क्या है, बस वो ना उसके हाथ छुड़ाकर ना वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन याओशी उसके हाथ को पकड़ लेती है और वो ना उसे खींच कर वहीं पर एक मतलब जगह पे ज़मीन पर ना एकदम लिटा देती है। और वो ना उसे देख रहा था, जहाँ पे वांग जी जो मतलब वहीं पर लेट कर ना उसका बॉडी इतना ज़्यादा नम और इतना ज़्यादा जलन कर रहा था कि वो ना क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है उसके साथ उसे याद भी या फिर उसे फील भी नहीं हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जहाँ पे वो ना अपने बॉडी को सिर्फ रफ कर रहा था, अपनी बॉडी की जो रोप थे ना उसे वो हटा रहा था, क्योंकि उसे उसकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा वो ना ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जहाँ पे वो ना अपनी जो रोप का जो बेल्ट था ना उसे खोल दिया था और वो ना अपना जो पहले आउटर रोप था ना उसे खोल दिया था। ऑफकोर्स वो 5 लेयर एक साथ पहनता है, तो धीरे धीरे ना अपने रोप को वो खोलने लग गया था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ही ना इचीनेस फील हो रहा था, उसका बॉडी में अलग ही सेंसेशन फील हो रहा था और ये उसे फील हो रहा था। जहाँ पे वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो ना करहा भी रहा था, क्योंकि उसे दर्द भी हो रहा था। उसे ना बस अभी इस जलन को अपने बॉडी से हटाना है, अपनी इस हीट को अपने बॉडी से हटाना है। जहाँ पे वो ना सोच भी नहीं पा रहा था और वो ना बिना सोचे समझे बस अपने रोप को निकाले जा रहा था। जहाँ पे वो पूरे 5 लेयर्स को उतार दिया था। अभी वांग जी अपनी इनर रोप में था, इनर रोप को भी वो मतलब खींच कर ना एकदम अपने बॉडी से अलग कर दिया था और वो ना अपनी बॉडी को ना टच कर रहा था। इतना ज़्यादा हॉट हो रहा था ना, वो खुद ही नहीं जानता वो क्या कर रहा है। वो अपनी बॉडी को टच करते हुए ही ना बस करहा रहा था, क्योंकि उसे अजीब लग रहा था। वो ना अपने लोअर पार्ट को भी ना टच करने की कोशिश कर रहा था और वो उसे टच भी कर रहा था। जहाँ पे याओशी ये सब कुछ देख रही थी, याओशी और वो स्माइल करती है और वो धीरे धीरे ना अपने फेरोमोन्स इस जिंग मतलब लाइब्रेरी पवेलियन पर ना रिलीज करने लग गया था। लंजा को और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था, उसके अल्फा को और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग गया था, क्योंकि एक विंग के फेरोमोन्स के अलावा उसके अल्फा को और कोई फेरोमोन्स पसंद ही नहीं आ रहा था और वो इस फेरोमोन्स को इनहेल भी नहीं कर पा रहा था, उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रहा था। जहाँ पे लंजा का जो मतलब अल्फा था ना वो धीरे धीरे मतलब लंजा की बॉडी को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स लंजा की बॉडी के साथ साथ लंजा का अल्फा भी चीख रहा था, उसे भी बहुत ज़्यादा पेन अपनी बॉडी पे हो रहा था जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कोई ना कोई चीज़ उस जूस में ज़रूर था जिस वजह से उसकी बॉडी उसके अल्फा तक को भी दर्द हो रहा था। जहाँ पे लंजा मतलब करहाते हुए चिल्ला रहा था। जहाँ पे लाइब्रेरी पवेलियन के बाहर कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स मैडम लैन जाने के टाइम पर वो एक जो मतलब तालिस्मान था, साइलेंसिंग तालिस्मान को लगा दिया था, जिस वजह से अंदर की आवाज़ सुनाई तक नहीं दे रहा था। जहाँ पे लंजा और लंजा का अल्फा एक ही साथ ग्रोल करके चिल्लाता है और वो कहता है मुझे दर्द हो रहा है, ये क्या है। जहाँ पे वो ना बहुत ही चीख कर चिल्ला कर बोल रहा था। एंड लंजा का वॉइस, लंजा की अल्फा का वॉइस इतना ज़्यादा डेंजरस था ना, ऑफकोर्स वो डेंजर इसलिए ना मतलब चिल्ला रहा था। जहाँ पे जो याओशी था ना उसे भी थोड़ा डर लग गया था, क्योंकि लंजा का जो मतलब अल्फा था ना उसे दर्द हो रहा था और वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है मतलब याओशी को पता भी नहीं था। जहाँ पे याओशी धीरे धीरे फिर भी अपने आप को हिम्मत करके ना वांग जी की तरफ बढ़ा रहा था, लेकिन वांग जी का अल्फा, वांग जी खुद याओशी को देखकर याओशी के फेरोमोन्स को इनहेल कर ना उसे गुस्सा आ रहा था, उसके अल्फा का गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो इस फेरोमोन्स को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे सांस लेने में जितना प्रॉब्लम हो रहा था और ऊपर से उसकी बॉडी पे भी इतना ज़्यादा जलन हो रहा था, इस वजह से उसका गुस्सा 7वें आसमान में था और वो चिल्ला कर कहता है भागो यहाँ से, बाहर निकलो, मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, ये फेरोमोन्स रिलीज करना बंद करो। जहाँ पे ये सब कुछ वो ना चिल्लाकर बोल रहा था। जहाँ पे दूसरी तरफ जो याओशी था ना, याओशी को भी ना डर लग रहा था, क्योंकि लान वांगजी बहुत ज़्यादा ही डेंजरस लग रहा था। लान वांगजी का अल्फा और एंड ऑफ कोर्स लंजा का जो गोल्डन आइस था ना वो चमक रहा था, उसके आइस चमक रहा था, क्योंकि लंजा का अल्फा ये बोल रहा था। एंड ऑफ कोर्स वांगजी भी बोल रहा था, वांगजी का टोन भी था वहाँ पे। जहाँ पे लंजा का अल्फा चिल्लाकर बोलता है कि अगर यहाँ से नहीं गए तो इस बार मैं तुम्हें मार डालूंगा, जाओ यहाँ से जाओ, ये फेरोमोन्स रिलीज करना बंद करो। ये क्या करना, वो चिल्लाने लगा था। उसका जो दर्द था ना उसके वॉइस पर आ रहा था, उसे पेन हो रहा था, सबसे ज़्यादा पेन हो रहा था। जहाँ पे वो ना बस
बस मतलब अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहा था। वो ना खिसक रहा था, ऑफ कोर्स वो खिसक रहा था क्योंकि उसकी बॉडी पे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। लेकिन वो इस फेरोमोन्स को मतलब बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा था, इसे एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था। ऑफ कोर्स वो अपनी ओमेगा के अलावा किसी और के फेरोमोन्स को मतलब एक्सेप्ट कैसे करे। जहाँ पे वो चिल्ला कर कहता है कि हट जाओ वरना मैं मार दूंगा तुम्हें, हट जाओ मुझसे। जहाँ पे धीरे धीरे याओशी बढ़ रहा था, उसको भी डर लग रहा था लेकिन वो भी बढ़ रहा था क्योंकि आज उसे वांग जी को मार करना है, कैसे भी करके मार करना है। अब उसे इसके लिए दर्द भी झेलना पड़े तो भी सही, वो झेलेगा। ये कहकर वो धीरे धीरे वांग जी के क्लोज आता है। वांग जी जो इतनी देर से खिसकने की कोशिश कर रहा था ना, वो एकदम दीवार पे ना टंग गया था, दीवार पे ना एकदम उसका जो बैग था ना वो लग गया था और वो गुस्से में मतलब देख रहा था वो भी याओशी को। जहाँ पे याओशी जो डरते हुए ही बस अपनी लोड ओढ़ने कहता है, लंजा मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ, देखो मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ, मुझे देखो, तुम मुझे मार करो, मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ, तुम मुझे मार करो। और तुम क्यों उसके बारे में क्यों उसका नाम ले रहे हो। जहाँ पे ऑफकोर्स लंचा ना बार बार वींग का नाम ले रहा था और वो वींग को बुला रहा था। जहाँ पे याओशी को गुस्सा आ रहा था, याओशी गुस्से में कहता है, लंचा उसका नाम लेना बंद करो, मेरे पास आओ और मुझे मार करो, मुझे तुम्हें मार करने दो। जहाँ पे लंचा चिल्ला कर कहता है, नहीं कभी नहीं, ये वो बार बार बोल रहा था। दूसरी तरफ हम सीन शिफ्ट करके विंग की तरफ देखते हैं। विंग जो रूम पे आने के बाद वो लेट गया था क्योंकि वो थक गया था। तभी ना उसे अचानक क्या फील होता है, उसके बॉडी पर ना अचानक बहुत तेज़ी से दर्द फील हो रहा था, बहुत तेज़ी से। वो जो पहले हुआ था ना वही दर्द उसे फील हो रहा था। एंड ना उसके एकदम बेली के बीच में से ना जहाँ पे उसका गोल्डन कोट था ना वहाँ से बहुत तेज़ी से पेन होता है, बहुत तेज़ी से। वो ना वहीं पर बेड पर लेट कर ही ना चिल्ला उठा था, लिटरली चिल्ला उठा था। उसकी दर्द ना इतना ज़्यादा बढ़ गया था ना, धीरे धीरे उसकी पूरे बॉडी पर ना जो डार्क स्मोक था ना एकदम भर गया था, एकदम फील हो गया था। धीरे धीरे विंग का जो आइस था ना रेड हो रहा था, उसकी आइस एकदम ब्लडी रेड हो गया था। जहाँ पे वो अभी भी चिल्ला रहा था दर्द से, वो चिल्ला कर गया था ये ऐसे करके ना वो चिल्ला रहा था, उसे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। और कुछ देर ऐसे प्रोसेस करते हुए ही ना वो एकदम शांत हो जाता है, उसकी आइस एकदम ब्लडी रेड हो जाता है और वो तुरंत ही ना बिस्तर से उठ जाता है और वो जिंगशी से बाहर जाता है और वो चांद की तरफ देखता है। वो कहता है, वक्त हो गया है, मुझे मेरे अल्फा के पास जाना होगा, मुझे फील हो रहा है लंजा, क्या मेरे अल्फा को कुछ हुआ है। ये कहकर ना उसे ना पता नहीं क्या अजीब सा अपने मन में फील होता है और वो ना तुरंत ही हवा में उड़ जाता है। वो बिना तलवार के था, वो बिना तलवार के उड़ रहा था, उसके डार्क एनर्जी से उड़ रहा था। डार्क एनर्जी से उड़ते हुए ना डायरेक्ट वो कबीले के अंदर जाता है। कबीले के अंदर जाने के बाद वो इधर उधर अपने अल्फा को ढूंढ रहा था, अपने अल्फा के फेरोमोन्स को वो महसूस कर पा रहा था। जहाँ पे विंग का खुद का ओमेगा भी तरफ रहा था, जहाँ पे जो विंग था, विंग अपने ओमेगा को देखता है, मतलब अपने ओमेगा से पूछता है कि लंजा कहाँ है। जहाँ पे उसका जो ओमेगा था यानी कि विंग का जो ओमेगा था उसके माइंड लिंक के थ्रू से कहता है वो मुसीबत में है, उसे बचाओ। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग डर गया था और वो कहता है मेरा अल्फा मुसीबत में। ये कहकर ना वो इधर उधर ढूंढने लगा और वो ना फेरोमोन से ना मतलब एकदम इनहेल करते करते ना सेंस करते हुए ना एकदम लाइब्रेरी पवेलियन के पास आ गया था। लाइब्रेरी पवेलियन के पास आने के बाद वो ना फेरोमोन्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया एंड विंग को समझ आ गया था। विंग के आइस ना और भी ज़्यादा गुस्से में लाल हो जाता है क्योंकि इस फेरोमोन के साथ साथ वो और एक फेरोमोन्स को भी महसूस कर पा रहा था, वो भी ओमेगा। विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया ना, विंग उस डोर के पास जाता है और वो उस डोर को लात मार के खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग तालिस्मान था। विंग को समझ नहीं आया। विंग उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाज़ा खोल नहीं रहा था। विंग को गुस्सा आ रहा था। विंग का जो ओमेगा था वो भी गुस्से में आ गया था क्योंकि उसके अल्फा के आसपास एक और फेरोमोन्स को फील कर ना वो भी क्रेजी हो रहा था। एक प्रोटेक्टिव शील्ड जैसा ना सिर्फ महसूस हो रहा था, प्रोटेक्शन, पॉजिटिवनेस। जहाँ पे वो चिल्ला कर कहता है, कौन है अंदर, दरवाज़ा खोलो वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। जहाँ पे ये ना विंग का जो ओमेगा वॉइस था ना, ओमेगा वॉइस और ये नायरन का वॉइस दोनों का मिक्स था एंड बहुत ही डरावना टाइप का था। दूसरी तरफ हम मैडम लैन की तरफ देखते हैं। मैडम लैन जो विंग के पीछे ही थी वो कहता है, कभी नहीं, मैं तुम्हें उसे खोलने नहीं दूंगा। आज तुम्हारा मेट तुमसे अलग हो जाएगा विभूषण, आज तुम्हें मैं अपना बना लूँगा। आज फुल मून नाइट है। जहाँ पे ये सुनकर विंग डायरेक्ट पीछे मुड़ता है और मैडम लैन को देखा ना उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। जहाँ पे मैडम लैन भी हंसते हुए कहता है, क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है मेरे ऊपर? हाँ, कोई फ़ायदा नहीं गुस्सा करके, आज मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूँगा और दूसरी तरफ तुम्हारे मेट को भी मैं तुमसे अलग कर दूँगा। कोई और ओमेगा तुम्हारे मेट को तुमसे छीन लेगा। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग का ओमेगा चिल्ला कर कहता है, कभी नहीं, वो मेरा मेट है, मेरा मेट रहेगा और मैं अपने मेट को बचा कर रहूँगा, देखता हूँ तुम कैसे रोकते हो। जहाँ पे मैडम लैन भी हंसते हुए कहता है, रोक और दिखाओ, मैं तुम्हें जाने दूँ तब ना। जहाँ पे ये सुन के ना विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, वो ना डायरेक्ट मैडम लैन का गला पकड़ लेता है और वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अल्फा के साथ इतनी गंदी खेल करने की। जहाँ पे मैडम लैन भी खासते हुए कहता है, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, आज तुम्हारा मेट तुमसे अलग हो जाएगा। इतना शोर शराबा सुनने के बाद ना जो लैन चिरैन और लैन शिचैन भी वहाँ पे आ गए थे एंड विंग को ऐसे अपनी मदर को मतलब गला पकड़ के हुए देखकर ना मतलब वो ना हैरान हो गए थे और वो तुरंत ही विंग के पास जाता है और वो कहता है, मास्टर भाई आप अभी क्या कर रहे हैं। जहाँ पे विंग गुस्से में ग्रॉल करते हुए कहता है, अपने माँ को समझाइए, उनकी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हुई मेरे अल्फा के साथ इतनी घनौना खेल खेलने की, मैं उन्हें मार डालूंगा आज। जहाँ पे ये सुनकर ना जो मतलब लैन शिचैन विंग का हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है, आप उसे पहले छोड़िए, अब ये क्या करें। दूसरी तरफ जो विंग था ना, विंग गुस्से में लाइक लैन शिचैन की तरफ देखता है और वो कहता है, वो दरवाज़ा तोड़िए, मुझे अंदर जाना है। जहाँ पे ये सुनकर लैन शिचैन कहता है, अंदर जाना है। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है, मेरा अल्फा मुसीबत में है, मुझे जाना है। जहाँ पे विंग का इतना ओमेगा वॉइस और साथ ही साथ इतना गुस्से वाला और विंग का जो आइस था वो ब्लरी रेड था, ये भी सब लोगों ने देखा था। सब लोग हैरान हो गए थे और सब लोग डर भी गए थे क्योंकि विंग के अंदर से ना डार्क एनर्जी निकल रहा था बहुत ही तेज़ी से।
जहाँ पे मैडम लाइन हंसते हुए कहता है तुम कुछ नहीं कर पाओगे वांग जी किसी और का मेड बन जाएगा और मैं तुम्हें पालूंगा। ये कहकर ना पागल की तरह वो हंसने लगा था। विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था ना, वो मैडम लाइन का गला ना टाइट पकड़ लेता है। वो कहता है मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा, मैं मार डालूंगा। ये कहकर ना वो गला दबाने लग गया था। जहाँ पे जो लैन चिचन मतलब विंग को कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। जहाँ पे जो विंग था ना, विंग मैडम लाइन के मतलब दूर फेंकता है, लिटरली अपने पावर से दूर फेंकता है और वो ना उस डोर की तरफ देखता है, उस डोर के सामने जाता है और वो ना उस डोर को ना इस बार अपनी पूरी ताकत लगाकर तोड़ता है और तोड़ने के बाद वो डायरेक्ट अंदर चला जाता है। जहाँ पे लैन चिचन अभी भी ना बाहर ही थे और वो ना अपनी माँ के पास चला गया था। जहाँ पे उस रूम से ना एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आता है और वो लड़की एकदम लाइब्रेरी पवेलियन से वही लड़की एकदम बहुत दूर जाके गिरती है, बहुत दूर, जहाँ पे बहुत सारे क्वार्टर थे एंड क्वार्टर को तोड़कर वो लड़की एकदम बहुत दूर जाके गिरा था। सब लोग इतना ज़्यादा शॉक और हैरान थे ना, वो कुछ समझ ही नहीं पाए। जहाँ पे वो लोग ना उसी तरफ देख रहे थे जहाँ पे ना बहुत तेज़ी से एक चीज़ गिरा था एंड सब लोग वहाँ पे देख रहे थे। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यही पर रखता हूँ। ऑलरेडी ये पार्ट बहुत बड़ा हो गया है, इससे बड़ा तो और मैं नहीं कर सकता हूँ। तो जल्दी बताना आज का पार्ट कैसा लगा है और भाई चिंता मत करो गाइस, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जैसा आप लोग सोच रहे हो कि दोनों के बीच में मैं मतलब विंग और वांग के बीच में मैं किसी को ला रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे एक और ट्विस्ट होने वाला है बीच में, आपको देखने को मिलेगा और कल का पार्ट सुपर डुपर मतलब एक्शन से भरा और रिवीलिंग से होगा। और मैडम लाइन की सजा की बात करें और मैडम लाइन की पास्ट, कल के पार्ट में सब कुछ पता चल जाएगा। आज का पार्ट मैं यही पर रखता हूँ, तो जल्दी मिलेंगे इस पार्ट में। और कौन एक्साइटेड है कल के पार्ट के लिए जल्दी कमेंट में बताना। तो अभी के लिए बाय बाय।